गुड इवनिंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये है हमारी 9th क्लास की जो थ्योरी चली हुई है, उसमें यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति सेकंड चैप्टर है आज जो हम करने वाले हैं, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा हो चुका है, प्लेलिस्ट मैंने आज बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए, फर्स्ट हेडिंग हमारी है सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावना का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था। पढ़ा था ना हमने, ऊपर 3 स्टेट में बटा हुआ था। कौन कौन से स्टेट थे? कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों की स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राममोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया, और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की परिस्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। ठीक है, आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी जो कंस्ट्रक्टिव थे, तो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी जो रेडिकल समाधान के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था? राजनीतिक इन धाराओं में क्या फर्क थे? राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे? कौन कौन सी बातें थी जो समान थी? यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। मतलब हर एक काल में इन जो ये लिखे गए हैं, इनका मतलब हर एक शब्द का मतलब जो है बदलता जा रहा था। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी इस काल में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। उसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुए क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया था। ठीक है, यहाँ से देखेंगे उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, इसके बारे में जानेंगे। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह था उदारवादियों का। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। जो उदारवादी थे वो ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ठीक है, उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की नियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने व उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए गए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था।
डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देने के जो है पक्ष में नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि सभी लोग जो है वोट दें। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, जिनके पास जो है संपत्ति है, ज़मीन है, पैसा है, उनको ही जो है वोट देने का अधिकार होता है, उनका मानना था। लेकिन विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन में आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे, मतलब महिला भी जो है वोट दे सके, उनके समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारियों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। एक सेकेंड, सॉरी, चलिए यहाँ से देखते हैं। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। जो रूढ़िवादी तबका था, रेडिकल और उदारवादी जो थे, उन दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, मतलब हर चीज़ ना बदली जाए, धीरे धीरे बदलाव होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विधियों विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को नष्ट कर दिया था। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकीकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत जो है लंबी होती थी। पाली मतलब जो समय होता था, समय अंतराल होता था, वो बहुत लंबा होता था और मजदूर बहुत कम थी। जो मजदूरी थी, जो पैसे उनको मिलते थे, वो बहुत कम थी और काम बहुत घंटे लिया जाता था उनसे। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट जो है आ गई थी। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, एक चित्र दिखाया गया है। ठीक है, आ जाने पर तो बेरोजगारी और भी बढ़ जाती थी। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या उद्योग व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाली विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक जो है बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों में इर्द गिर्द गोलाबंद हो गए थे। एक सेकेंड, साइड का नहीं दिखेगा, नहीं तो चलिए छूट जाए ना कहीं कुछ। यूरोप में 1815 में
जिस तरह की सरकारें बनी उनमें उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। नेक्स्ट हेडिंग है यूरोप में समाजवाद का आना। यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। उन्होंने 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह दूसरों के बारे में नहीं सोचता, वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए इसमें क्या कहने का मतलब है, जैसे उनके बारे में नहीं सोचा। जैसे एक फैक्ट्री का मालिक हो गया, ठीक है, उसमें उन्होंने बहुत सारे मजदूरों को काम पर रख लिया, उनसे लगातार काम लिए जा रहा है, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचता। एक तो उनका टाइम इतना बढ़ा के दे रखा है उन्होंने, और ऊपर से उनकी जो मजदूरी है वो भी बहुत कम उनको देते हैं। ठीक है, तो इसी में यही बताया गया है कि जो संपत्ति अधिकारी हैं, जिनके पास संपत्ति है, वो लोगों से काम तो करवा लेते हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचते जिनके पास संपत्ति नहीं है और वो वहाँ पे काम करते हैं, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। फैक्ट्री में अगर काम करेंगे तो उनकी चीज़ों को उत्पादनशील बनाएंगे ना, किसी चीज़ को बनाएंगे तो, ठीक है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादी के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन, जो 1771 से 1858 तक थे, ने इंडियाना, जो अमेरिका में नया समन्वय था, के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरह के सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक, जो 1813 से 1882 तक थे, चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। ठीक है। कार्ल मार्क्स, जो 1818 से 1882 तक थे, इनका जो काल टाइम है, जो इनका समय है, ये ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और फ्रेडरिक एंगलेस, ये कब से कब तक थे? 1820 से 1895 तक। ठीक है, ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। क्या विचार था मार्क्स का? जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद
खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का जो है समाज बनाना होगा, जिससे सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। किसने? मार्क्स ने। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज की ही भविष्य का समाज होगा। ठीक है, ये देखिए एक बार ये बॉक्स इधर से पढ़ लेंगे। चित्र 2 के बारे में बता रहा है। यह पेरिस कम्यून 1871 का एक चित्र है। इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया है। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद जो कम्यून है पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आप लोगों को अच्छे से दिख जाए, एक सेकेंड, कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के लिए बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर में समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। पेरिस कम्यून को दो और चीज़ों की वजह से आज भी याद किया जाता है। कौन सी वो चीज़ें हैं? एक है मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना में हुआ था। कम्युनार्डो जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने अपने लिए यही झंडा चुना था, लाल झंडा। ठीक है, दूसरा कौन सा है? मार्सियस के लिए, जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया। ठीक है, चलिए दोबारा से अपना इधर आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजकीय में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का भी दबदबा बना रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारी? रूसी क्रांति, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था रूस। रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा गया। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालते हैं। तो रूसी साम्राज्य क्या है? 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका? जार निकोलस द्वितीय का। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशिया राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। अजरबैजान, ठीक है। रूस के
जो ग्रीक और आर्थोडॉक्स हैं, चर्च में उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। प्रोटेस्टेंट नाम भी ऐसे ऐसे हैं कई बार। ठीक है, चलिए एक बार ये इस चित्र में देखेंगे। इसमें दिखाई गई हैं जो ये इस केसरी से रंग में दिखाया गया है, ये वाला एरिया, तो ये क्या है, केंद्रीय शक्तियाँ हैं। क्या दिखाया गया है, ये है केंद्रीय शक्तियाँ। और जो ये ग्रीन कलर में दिखाई गई हैं, ये है हमारी नहीं, मित्र शक्तियाँ हैं। और जो ये ग्रे कलर में इधर दिखाया गया है, ये इधर भी और यहाँ, तो ग्रे कलर में क्या दिखाया गया है, तटस्थ राज्य। ठीक है, और जो पर्पल कलर में दिखाए गए, ये भी पहले तटस्थ राज्य थे, जो बाद में जाके कहाँ मिल गए, केंद्रीय शक्तियों में जाके मिल गए। ठीक है, सॉरी, इधर नहीं, केंद्रीय शक्तियों में जाके मिल गए। जो ये तटस्थ राज्य थे, ये यहाँ पे जाके जर्मनी और यहाँ पे जाके मिल गए। ठीक है, और जो ऐसे तटस्थ राज्य जो बाद में मित्र शक्तियों से जाके मिल गए, जो ये वाले हैं। ठीक है, ये कहाँ मिल गए, ग्रीन वाले में जाके। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं अर्थव्यवस्था और समाज। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है अर्थव्यवस्था और समाज। एक सेकेंड। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। किस पर निर्भर थी, खेती पर निर्भर थी। यूरोप के लिए किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40-50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, एक सेकेंड। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखानों मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे, काम की पाली के घंटे निश्चित हो। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकार विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे कि जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको कम समय मिले और उनकी जो मजदूरी है वो निश्चित मिले। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर के भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींची जाती थी। 15 घंटे लोगों तक काम लेते थे, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री एक तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में भी बस चुके थे। उनके बीच कुछ मजदूर अपने मूल गांवों में साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों से जो है खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या
31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। ठीक है, पुरुषों को ज़्यादा मिलता था, काम उतना ही लेते थे लेकिन उनको ज़्यादा मिलता था। ठीक है, मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक मजदूरों कितना मिलता था, जो मर्दों को मिलता था, मतलब पुरुषों को मिलता था, उनसे आधे से 3/4 जो है औरतों को दिया जाता था। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार से भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। ये पालियां इधर दिखाई गई हैं, जो है अपनी बारी बारी से सोते हुए और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। ठीक है, यहाँ देखिए, इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 से 97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़ताल काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली हुई थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून मतलब मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून की प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। ठीक है, यहाँ से एक बार देख लेंगे इस बॉक्स में क्या दिखाया गया है। उस समय के समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर सलापिन के व्यक्तित्व से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी। एक एक कारखाने और दुकानों में जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे। संबंधित अधिकृत मुद्दों के मामलों पर कानून बैठकें भी बुलाई जाती थी। लेकिन इस गतिविधि को मजदूर वर्ग की मुक्ति के व्यापक संघर्ष से बड़ी निपुणता से पिरो दिया जाता था। गैरकानूनी बैठक जरूरत के लिए वक्त फ़ौरन आयोजित कर ली जाती थी, लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर यार्ड में या कई मंजिला इमारतों की सीढ़ियों में व्यवस्थित ढंग से बैठकें आयोजित की जाती थी। सबसे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास प्लग का काम संभालते थे और मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वहाँ सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती थी तब तक भाषण पूरे हो चुके होते थे और ज़रूरी फैसले भी लिए जा चुके थे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको हम 2 या 3 पार्ट में करेंगे। ठीक है, काफ़ी बड़ा है चैप्टर, तो आज हम यहीं तक करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।